हेलो 9th क्लास, मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी का सोशल साइंस की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान भूगोल की जो किताब है, बुक है, उससे हम लोग तीसरा लेसन शुरू किए थे और लेसन का नाम था हमारा अफवाह। ठीक है, तो अफवाह का हम लोगों ने एक भाग पढ़ा था पिछले दिन, जिसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था अफवाह क्या है ना, अफवाह किसको कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था अफवाह द्रोणी क्या है। ठीक, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था जल विभाजक क्या है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था भारत में अफवाह तंत्र, जिसमें हम लोगों ने हिमालय की नदियाँ एवं प्रायद्वीप नदियों की तुलना या उनके अंतर पढ़े थे, या उनकी कुछ विशेषताओं को पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग इसका भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग भारत का जो अफवाह तंत्र है उसमें जो हमारा पहला तंत्र है हिमालय की नदियों का, है ना। तो हिमालय की नदियों का तंत्र हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हिमालय की नदियों के बारे में हम लोगों ने पिछले भाग में पढ़ा था कि हिमालय की नदियों की जो खास विशेषता है ये है कि ये सभी नदियाँ जो हैं वो 12 मासी नदियाँ हैं, है ना। 12 मासी मतलब 12 महीने इनमें पानी का प्रवाह पाया जाता है, सूखती नहीं है। और उसका कारण ये था बच्चों, ये सभी नदियाँ हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलती ना, इसलिए इनमें 12 महीने यानी साल भर ये पानी से क्या रहती हैं, भरी रहती। तो हिमालय की नदियों को जो तंत्र है, सिस्टम है, उसको हम लोग 3 भागों में रख सकते हैं ना। तो ये तंत्र पहला कौन सा है बच्चों? सिंधु नदी का तंत्र। दूसरा तंत्र कौन सा है? गंगा नदी का तंत्र। और तीसरा कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। तो इसको हम लोग कितने भागों में रख सकते हैं? 3 भागों में। तो सबसे पहला तंत्र कौन सा है? ये सिंधु का तंत्र। ठीक, दूसरा कौन सा है? गंगा का तंत्र। और तीसरा कौन सा है? ये ब्रह्मपुत्र का तंत्र। तो हिमालय की नदियों के तंत्र को, सिस्टम को हम लोग इन 3 भागों में क्या कर लिया, बांट लिया, है ना, ताकि हमें आसानी से क्या हो, लेसन समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग एक एक सिस्टम, एक एक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तंत्र कौन सा है हमारा? सिंधु, है ना। तो सिंधु तंत्र जो है, इसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी बच्चों? नेचुरली है कि सिंधु ही इस तंत्र की सबसे मुख्य नदी होगी, है ना। तो सिंधु इस तंत्र की मुख्य नदी है। इसके अलावा सिंधु में कई सारी सहायक नदियाँ या छोटी नदियाँ आकर क्या होती हैं, मिलती हैं, है ना। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? इसमें है सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, है ना। ये सारी नदियाँ इसमें क्या होती हैं, आकर मिलती हैं। तो इन सब नदियों को मिलाकर जो एक तंत्र बनता है, प्रवाह तंत्र, जिसको हम सिंधु तंत्र के नाम से जानते हैं। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। तो सिंधु तंत्र जो है, जिसकी सबसे मुख्य नदी कौन सी है बच्चों? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से है? तो सिंधु नदी जो है वो निकलती है मानसरोवर झील के निकट, है ना। इसका उद्गम कहाँ है बच्चों? तिब्बत में, है ना। तिब्बत में मानसरोवर झील। तिब्बत कहाँ है? ये है आपका भारत का मानचित्र, और ये है यह वाला भाग क्या है हमारा? तिब्बत। और ये है मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के निकट से, है ना, ये सिंधु नदी आई है ना यहाँ तक। तो सिंधु का उद्गम जो है वो मानसरोवर झील के निकट से है। और एक ग्लेशियर है बच्चों जहाँ से निकली है, उस ग्लेशियर का नाम है, यानी हिमानी का नाम है चेनायुंगडुंग। चेनायुंगडुंग ग्लेशियर है, हिमानी है, जहाँ से सिंधु नदी क्या है, निकली है। ठीक है, अब चलते हैं सिंधु का प्रवाह कहाँ पाया जाता है, इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है। तो सिंधु नदी भारत में तो है ही है, इसके अलावा तिब्बत में और पाकिस्तान में
क्या होती है, बहती है। यानी इसका प्रवाह सबसे पहले तिब्बत में है, तिब्बत के बाद ये भारत में आती है और भारत के बाद ये फिर पाकिस्तान में आती है। तो तिब्बत, भारत, पाकिस्तान में इसका प्रवाह जो है वो पाया जाता है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी जो है इसकी गणना विश्व के जो लंबी नदियाँ हैं उनमें की जाती है। तो इसकी कुल लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर, यानी 2900 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। यानी पूरा तिब्बत से लेकर, जहाँ से ये उद्गम हुआ है, यहाँ से लेकर और अरब सागर में गिरने तक, यहाँ तक इसकी पूरी लंबाई कितनी है बच्चों? 2900 किलोमीटर। अब चलते हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियों में है, जो मेन सहायक नदियाँ हैं, मुख्य सहायक, उसमें सतलज है, व्यास है, रावी है, चेनाब है और झेलम है ना। मैप में भी आप देख सकते हो कि सबसे पहली वाली जो नदी है ये है सतलज। सतलज भी यहीं से निकली है, तिब्बत से, है ना। राक्षस ताल है, वहाँ से सतलज निकलती है और सतलज में मिलती है ये व्यास, ठीक है। उसके बाद है ये रावी नदी, फिर उसके बाद है चेनाब, फिर उसके बाद है झेलम। ये सभी कहाँ से निकली बच्चों? भारत में निकली, भारत के हिमालय से निकली और फिर उसके बाद ये पश्चिम की ओर बहते हुए पाकिस्तान में आती हैं और फिर सिंधु के साथ क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, ठीक है। तो इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई? सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये कितनी हो गई बच्चों? 5, 1 2 3 4 5, है ना। तो हमारा जो पंजाब नाम पड़ा ना, पंजाब प्रांत, वो इन 5 नदियों के कारण ही पंजाब पड़ा है, ठीक है। तो पंजाब कहने का जो कारण है वो ये 5 नदियाँ हैं जो यहाँ बहती हैं। इन 5 के अलावा सिंधु नदी में कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो लद्दाख में आकर मिलती हैं, है ना, लद्दाख में। अब लद्दाख में सिंधु में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो जस्कर है, नुब्रा है, श्योक है और हुंजा है। तो कितनी हो गई? 4, जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा। अगर हम मैप में देखें तो ये है बच्चों श्योक नदी, है ना, ये लद्दाख है, ये पूरा क्षेत्र लद्दाख का है। तो श्योक नदी और ये नीचे से इधर से आ रही है जस्कर, ये लद्दाख में, है ना, सिंधु में मिलने वाली छोटी नदियां हैं जो सिंधु से आकर क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। चले अब इसके बाद, अब सिंधु की प्रवाह दिशा किधर है? किस दिशा में सिंधु नदी बहती है? तो तिब्बत के निकट, तिब्बत में मानसरोवर के निकट से निकलने के बाद ये पश्चिम की ओर बहती है और भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। अगर हम मैप में देखें तो ये है तिब्बत, यहाँ से निकलने के बाद ये किधर बह रही? पश्चिम में, है ना। इधर नहीं बह रही, इधर होती तो पूरब होता, इधर बह, पश्चिम में बह, पश्चिम में बहने के बाद ये भारत के किस राज्य में आती है? लद्दाख में प्रवेश करती है। फिर लद्दाख के बाद ये कश्मीर और कश्मीर के बाद ये गिलगित, गिलगित जो है अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, है ना। गिलगित होते हुए फिर ये आती है पाकिस्तान में, है ना, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ठीक है। और पाकिस्तान में फिर ये आगे बढ़ती है ना। पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम क्या है बच्चों? मिठानकोट। तो मिठानकोट के पास इसमें 5 नदियाँ ये आके मिलती हैं, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। ये 5 नदियाँ मिठानकोट के पास आकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं और सिंधु फिर इन सभी का जल अपने साथ लेकर दक्षिण दिशा में क्या हो जाती है? ये दक्षिण मतलब नीचे आ रही ना, तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है। और ये है कराची, है ना, यहाँ का पाकिस्तान का बहुत बड़ा बंदरगाह है, सिंध प्रांत में है। तो कराची के, है ना, कराची के बगल में या पूरब में ये कराची शहर है, यहाँ गंगा, ये सिंधु का डेल्टा है ये। तो कराची के पूरब में ये अरब सागर, किस में गिरती है? अरब सागर में आकर मिल जाती है। तो
तिब्बत से निकलने के बाद पश्चिम में बहती है, लद्दाख में आती है, लद्दाख के बाद ये कश्मीर में आती है, फिर उसके बाद पाक अधिकृत कश्मीरी में आती है, यहाँ गिलगित आती है, गिलगित बहते हुए फिर ये दक्षिण की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ मिठानकोट के पास ये पांचों नदियाँ आकर इनसे मिल जाती हैं और इन पांचों का जल अपने साथ प्रवाहित करते हुए ये सिंधु नदी दक्षिण में बहने लगती है और कराची के पूरब में, है ना, क्या हो जाती है, अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो ये है भारत की पहली नदी तंत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिंधु नदी तंत्र। समझ में आ गया। अब दूसरा तंत्र कौन सा है, वो है गंगा नदी का तंत्र। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है ये गंगा नदी तंत्र, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र, गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है ना बच्चों, और सबसे लंबी नदी है। आपको पता है भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। तो इस तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, गंगा नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा का जो तंत्र है ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, ठीक है। गंगा जो है सभी को पता है हिमालय से निकलती हैं, और हिमालय से और भी बहुत सारी छोटी छोटी, है ना, सहायक नदियाँ गंगा में आकर क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। और फिर गंगा उन सब के साथ क्या होती है, उन सब का पानी अपने में लेकर, अपने साथ लेकर क्या होती है, पूरब की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती। तो गंगा इस नदी, इस तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण है ये गंगा, ठीक है। गंगा जो है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो गंगा जो है बच्चों, इसका उद्गम जो है वो दो धाराओं से हुआ है ना। तो इसकी जो सबसे मुख्य धारा है गंगा की, जिसको हम भागीरथी के नाम से जानते हैं। भागीरथी जो है वो ग्लेशियर है ना, उत्तराखंड में गंगोत्री हिमानी है, गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है भागीरथी। और फिर वो उत्तराखंड में ही एक जगह है देवप्रयाग, देवप्रयाग के निकट ये अलकनंदा से क्या हो जाती है, मिल जाती है ना। ये भागीरथी है और ये है अलकनंदा, ये दोनों कहाँ मिल जाती हैं, देवप्रयाग के निकट एक दूसरे से मिल जाती हैं। और फिर देवप्रयाग से ही इन दोनों के मिलने से गंगा नदी का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। यहीं से गंगा ये बनती है, ठीक है। तो गंगा की जो दो प्रमुख धाराएं हैं, दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक है भागीरथी और दूसरी अलकनंदा। भागीरथी गंगा की सबसे मेन शाखा है, जो कहाँ से जन्म लेती है, यहाँ से, इस हिमानी का क्या नाम है, गंगोत्री से। और देवप्रयाग में कौन आके मिलता है, देवप्रयाग में अलकनंदा मिल जाती है। और ये दोनों धाराएं मिलकर फिर देवप्रयाग से गंगा के नाम से जानी जाती है। तो गंगा का उद्गम कहाँ से है, गंगोत्री हिमानी से। कौन सी दो धाराओं के मिलने से इसका जन्म हुआ, भागीरथी और अलकनंदा। कहाँ ये दोनों धाराएं मिली, तो देवप्रयाग में, ठीक है। गंगा की भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं ना, आप जानते ही होंगे कुछ सहायक नदियों का नाम, जिसमें सबसे पहली है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। घाघरा, गंडक, कोसी, है ना। तो यमुना जो है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे प्रधान सहायक नदी है। और ये गंगा के ही समानांतर, ये गंगा नदी है और ये है यमुना। तो यमुना जो है गंगा के समांतर ही क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो यमुना कहाँ से निकलती है, यमुना का उद्गम जो है वो होता है यमुनोत्री से, यमुनोत्री हिमानी से हुआ है ना, ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड में है। तो यमुनोत्री हिमानी से यमुना का उद्गम हुआ है। और फिर ये गंगा के दाहिने किनारे, ये समानांतर बहती है, गंगा का दाहिना किनारा है, तो दाहिने किनारे के समानांतर बहते हुए आपके उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में ये गंगा से आकर क्या हो जाती है, मिल जाती। यहीं तक है इसका प्रवाह, इसके बाद यमुना नहीं है। यमुना का प्रवाह केवल कहाँ से, यमुनोत्री से लेकर
इलाहाबाद तक ही है। उसके बाद गंगा में यमुना का पानी मिल जाता, फिर गंगा इसका पानी लेकर आगे तक बढ़ती है। ठीक है, तो यमुना का प्रवाह कहाँ तक है? केवल इलाहाबाद तक है। तो यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से, उत्तराखंड में। और गंगा की सबसे बड़ी प्रमुख प्रधान सहायक नदी है यमुना। ठीक है, यमुना की लंबाई बच्चों लगभग 1376 किलोमीटर के करीब है ना। यानी उत्तराखंड से लेकर इलाहाबाद तक इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। चले बच्चों आगे, चलिए आगे चलते हैं। गंगा में हिमालय से मिलने वाली जो सहायक नदियाँ, ये सभी नदियाँ हिमालय से निकली ना, गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ये देखिए, ये गंगा है, ये यमुना हो गई, ये भी हिमालय से निकली है। ये है घाघरा, है ना, और घाघरा में मिलती है शारदा नदी। ठीक, ये है गंडक और कोसी ना। गंडक जो है ये भी हिमालय से निकली है, नेपाल में। कोसी भी कहाँ से निकली है? नेपाल में, हिमालय से। कोसी जो है वो मुजफ्फरपुर के निकट जो है गंगा से मिल जाती है। गंडक जो है वो पटना के निकट गंगा से मिल जाती है। और घाघरा जो है ये बलिया के निकट जो है वो गंगा से मिलती है ना। और शारदा, जिसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपकी कहाँ? घाघरा से आकर मिल जाती। घाघरा को सरयू के नाम से भी अयोध्या में, है ना, इसको सरयू या सरजू भी बोला जाता है घाघरा को। ठीक है, तो ये घाघरा, गंडक, कोसी, शारदा, ये सब गंगा की वो सहायक नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं। लेकिन कुछ नदियाँ हैं, जैसे सोन है ना, केन है, बेतवा है, चंबल, ये हिमालय से नहीं निकली हैं। ये वो सहायक नदियाँ हैं जो इस प्रायद्वीपीय, है ना, पठार से निकली हैं, है ना। तो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली जो सहायक नदियाँ हैं जो गंगा में आकर मिलती हैं, उनमें है चंबल, बेतवा, केन, सोन। इन सभी नदियों का उद्गम कहाँ हुआ? प्रायद्वीप उच्च भूमि। उच्च भूमि का मतलब है कि ये जो दक्षिण का जो पठार है ना, इस उच्च भूमि, इस पठार से इन सब का क्या हुआ है? यहाँ ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों से इन नदियों का क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। और ये सब उत्तर की ओर बहते हुए, है ना, चंबल, बेतवा जो हैं और केन जो हैं, ये आपकी यमुना में मिल जाती हैं, और सोन नदी जो है वो गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो चंबल कहाँ मिलती है? यमुना नदी में। तो चंबल जो है वो यमुना नदी में इटावा है ना यूपी में, इटावा के नज़दीक चंबल जो है वो यमुना में मिलती है। बेतवा जो है ये आपकी झांसी, है ना, झांसी के पास ललितपुर जगह है, तो ललितपुर के निकट ये यमुना से मिल जाती है। और केन नदी जो है वो आपकी हमीरपुर के निकट यमुना से मिल जाती है। केन जो है और मंदाकिनी नदी, ये यमुना नदी की, है ना, सबसे आखिरी, लास्ट, अंतिम सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद यमुना गंगा में क्या हो जाती है? मिल जाती है। सोन नदी जो है, जो इसी प्रायद्वीप उच्च भूमि से निकली है, ये भी उत्तर की ओर बहते हुए बिहार में पटना के निकट गंगा नदी से क्या हो जाती है? मिल जाती। तो सोन, केन, बेतवा, चंबल, ये गंगा की वो सहायक नदियाँ हैं और यमुना की वो सहायक नदियाँ हैं जो हिमालय से नहीं बल्कि इस पठारी भाग से निकली हैं, जो यहाँ की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं उनसे ये नदियाँ निकलती हैं। अब चलते हैं बच्चों आगे, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं गंगा की लंबाई। गंगा कितनी लंबी, कि हमने बताया ना, गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि अरे इससे लंबी तो ये है ना, सिंधु, इसकी लंबाई तो इतनी ज़्यादा है, इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा, गंगा तो इतनी छोटी है। लेकिन गंगा का बहाव ज़्यादातर भारत में है ना, सिंधु और ब्रह्मपुत्र भारत में कम बहती हैं। चलिए, तो गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर से अधिक। वैसे बच्चों गंगा की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, लेकिन आपकी बुक में दिया है 2500 किलोमीटर से अधिक। तो आप ये भी लिख सकते हो, 2525 किलोमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है,
इसकी जो लंबाई है भारत में अंबाला से, है ना, अंबाला आपने पढ़ा होगा जो जल विभाजक पर स्थित है ना, तो अंबाला जो है वहाँ से लेकर, अंबाला हरियाणा में है, यहाँ अंबाला से लेकर हरियाणा, अंबाला से लेकर कहाँ तक, सुंदरवन यानी गंगा का जो डेल्टा वहाँ तक इसकी कुल लंबाई 1800 किलोमीटर अंबाला से। बाकी उत्तराखंड आप छोड़ दीजिए ना, तो उत्तराखंड की लंबाई अलग। तो ये आपकी कितनी लंबाई है, 2500 किलोमीटर, ठीक है। वैसे कितनी है, 2525 किलोमीटर। प्रवाह क्या है गंगा का, किस दिशा में बहती है, तो गंगा जो है वो पूरब में, आप देख रहे हो ना, पूरब इधर बह रही है, यहाँ से उत्तराखंड से निकली, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, और झारखंड और बंगाल होते हुए फिर बांग्लादेश में, यानी पूरब की ओर बह रही। तो इसका प्रवाह की दिशा किधर है, पूरब की ओर बहती है। पूरब की ओर बहने के बाद जब ये पश्चिमी बिहार वगैरह को पार करके पश्चिमी बंगाल में आती है, तो फरक्का के निकट, यहाँ फरक्का जगह है, क्या जगह है, फरक्का, यहाँ ये मैंने इसमें नोट्स में लिखा है, फरक्का के निकट जो है ये 2 भागों में बढ़ जाती है ना, इसके 2 भाग हो जाते हैं। आप देख रहे होगे, एक भाग ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और एक जो है वो बांग्लादेश की ओर चली जाती है। तो दक्षिण की ओर जो मुड़ती है इसको हम हुगली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, हुगली के नाम से, हुगली नदी के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो इसकी शाखा है, दूसरा भाग जब वो बांग्लादेश में पहुंचता है, तो बांग्लादेश में जो पहुंचता है गंगा का भाग, इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये नदी गंगा जो है वो ब्रह्मपुत्र से क्या होती है, मिलती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है, जमुना से मिल जाती है। फिर मिलने के बाद इन दोनों धाराओं को जब वो एक हो जाती तो उनको मेघना बोलते हैं, है ना। कौन सी नदी के नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से। तो ये समुद्र में गिरने से पहले, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की संयुक्त शाखा को हम, संयुक्त धारा को हम मेघना के नाम से जानते हैं। और यही गंगा ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, या जिसको हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्यों बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा इसको, क्योंकि यहाँ सुंदरी नामक पेड़ पाया जाता है। चलिए बच्चों, अब तीसरा तंत्र कौन सा है, वो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहाँ है, ये है आपका पूरब में, है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, जो कहाँ से निकली है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई सिंधु से भी ज़्यादा है। इसकी लंबाई है 3080 किलोमीटर, है ना। इसकी लंबाई कितनी है, 3080 किलोमीटर। इसका प्रवाह किधर है, तो इसका प्रवाह जो है वो ज़्यादातर भारत के बाहर है, यानी तिब्बत और चीन में इसका ज़्यादातर प्रवाह है। ये हिमालय के समानांतर ही पूरब की ओर बहती हुई, है ना, कहाँ आती है, भारत में प्रवेश करती है। कहाँ से निकली है, मानसरोवर झील से। इधर कहाँ सबसे ज़्यादा इसका प्रवाह है, तिब्बत और चीन में। तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं। फिर उसके बाद जब पूरब में बहते हुए यहाँ आती है, यहाँ है नमचा बरवा शिखर है, पर्वत शिखर, चोटी है ना भारत में। तो नमचा बरवा पर्वत शिखर के पास जब आती है तो ये यू आकार में मुड़ जाती है। यू आकार में मुड़ने के बाद ये भारत में क्या होती है, दक्षिण में मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल से फिर ये किधर मुड़ जाती है, असम की ओर। और असम में कई सारी छोटी छोटी नदियाँ इसमें क्या होती हैं, आकर मिलती हैं। असम से फिर ब्रह्मपुत्र, असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, अरुणाचल में इसको दिहांग बोलते हैं। असम पार करके जब
बांग्लादेश में आती है ब्रह्मपुत्र तो इसका नाम बदल जाता है, यहाँ इसको जमुना नदी बोलने लगते हैं। फिर ये गंगा के साथ मिलकर क्या करती है, मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो दोनों मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टे का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, दिबांग, लोहित, कैनुला। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये है आपकी लोहित, है ना, ये है लोहित, ये है कैनुला, है ना, और ये है दिबांग। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं जो असम में इसके साथ क्या होती हैं, मिलती। बच्चों यह ब्रह्मपुत्र जो है अपने बाढ़ के लिए बहुत जानी जाती है। हर साल इसमें बहुत भयानक बाढ़ आती है। और ब्रह्मपुत्र जो ऐसी नदी है जिसने अपने मार्ग में बहुत सारे छोटे बड़े द्वीपों का निर्माण किया है। क्यों निर्माण किया, क्योंकि असम में ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या करती है, सिल्ट बहा कर लाती है। सिल्ट जिसको हम हिंदी में गाद बोलते हैं। गाद क्या होता है, नदी के द्वारा बहा कर लाया गया महीन कणों वाली मिट्टी होती, कीचड़ जैसा, वो बहा कर लाती है ना। तो इस सिल्ट को वो अपने मार्ग में क्या कर देती, जमा कर देती, जिससे नदी के मार्ग में छोटे बड़े द्वीपों का क्या हो गया, निर्माण कर दिया है ब्रह्मपुत्र ने। ऐसे ही द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है, आपने उसका नाम भी सुना है, जानते भी हो, उस द्वीप का नाम है मजोली द्वीप। ठीक है, तो मजोली द्वीप इसी प्रकार का सबसे बड़ा दुनिया का नदी द्वीप है। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मपुत्र में असम में क्यों सिल्ट ज़्यादा पाया जाता है, जबकि वो तिब्बत से बहकर है, तिब्बत में क्यों सिल्ट कम पाया जाता है। तो तिब्बत में सिल्ट कम होने का कारण है कि ये ज़्यादातर पथरीला क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र में सिल्ट कम पाया जाता है। जबकि जब वो असम में आती है तो असम चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है, तो वो अपने साथ खूब सारा सिल्ट यानी गाद बहा लेती है, और यही गाद उसके रास्ते में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है और द्वीपों का निर्माण करता है। और बाढ़ भी यही इसीलिए आती है क्योंकि इसकी गहराई कम होने लगती है ना, सिल्ट जमा होने से। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ लीजिएगा, आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ जो गृह कार्य में है, तो संक्षेप में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तीसरा क्वेश्चन है, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। चौथा प्रश्न है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में कम गाद या सिल्ट क्यों पाया जाता है, क्यों है? तो ये चारों आपके संक्षेप वाले प्रश्न हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गई बच्चों, सिंधु जल समझौता संधि ये 1960 है क्या? तो सिंधु जल समझौता संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ। सिंधु नदी के जल के इस्तेमाल से संबंधित संधि है, समझौता है। इस संधि के अनुसार भारत जो है वो सिंधु नदी का केवल 20% पानी ही क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता, बाकी 80% पाकिस्तान, तो केवल 20% जो है वो भारत इस्तेमाल कर सकता है। और भारत इस पानी का इस्तेमाल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सिंचाई के लिए क्या करता है, काम में लाता है। तो सिंधु जल समझौता सिंधु भारत और पाकिस्तान में हुआ है, जो सिंधु जल से संबंधित जो विवाद था उसको दूर करने के लिए। और कब हुआ? 1960 में। इस समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी का पानी केवल 20% भाग उसका उपयोग कर सकता है। तो थैंक यू बच्चों।